ओके, इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बेसिकली बताता है, तो को अभी तक वीवीटी या जो भी थ्योरी पढ़ रहे थे वहां पे हम लोग कह रहे थे कि जो बॉन्ड बनता है वो किस कारण से बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। हाँ शेयरिंग से, या कोवेलेंट बॉन्ड कहोगे, या जो हम लोग क्या कहते थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते थे। लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ना बिल्कुल अलग कहता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहता है कि नहीं, इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता या कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनता, यहाँ पे क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। और जब वो आयनिक बॉन्ड बनता है तो उसके अंदर क्या होता है कि फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। और जो ये बनता है प्योरली, क्योंकि एक मेटल होता है एक लिगेंड होता है, दोनों क्या करते हैं, एक डोनेट करता है और एक रिसीव करता है। और इस कारण से इसको जो हम लोग कहते हैं कि क्रिस्टल फील्ड ने कहा कि जो है आयनिक बॉन्ड के कारण जो है यहाँ पे क्या होता है, ये सारी चीजें होती है। ये यही बात कहता है अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल्स क्या कहता है कि the metal ligand bond has to be ionic and the interaction considered purely electrostatics। एक मेटल होगा और एक लिगेंड होगा, दोनों के बीच में क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव, जब आपको पता है दो अपोजिट चार्ज होते हैं तो उसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो कैसा लगता है, अट्रैक्शन लगता है, या अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो जिस कारण से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के कारण लग रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ओके, अब ये तो पता लग गया कि सर ठीक है, जब यहाँ पे एक मेटल है, एक लिगेंड है, और एक दे रहा है और एक ले रहा है, तो इनके इलेक्ट्रॉन के बीच में एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, अपोजिट चार्ज है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जिसको हम लोगों ने क्या कह दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह दिया। प्योरली है क्योंकि इसके अंदर कोई भी कोवेलेंट जो है नहीं आ रहा था, इसीलिए जो है इसको हमने क्या कह दिया, प्योरली स्टैटिक है। उसके बाद जब ये देखा गया तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है कि नहीं, इसके अंदर जो है ना कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन रहा है, इसके अंदर कौन सा बॉन्ड बन रहा है, जो है आयनिक बॉन्ड बन रहा है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि एक मेटल लेता है, दूसरा क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इनके बीच जो लगता है, तो आपसे पूछा जाएगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में किस टाइप का बॉन्ड बनता है, तो आप लोग उनको बता दीजिएगा किस टाइप का बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड। वेरी गुड। अच्छा, उसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो कौन सा लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, या इसको हम जो है अट्रैक्टिव कहते हैं। ओके, सेकंड एडजेक्शन क्या है, द ट्रांजिशन मेटल, जो बेसिकली डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग क्या कह देते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। इसको याद भी रखिएगा, जो भी डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे उसको हम लोग क्या कह देते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कह देते हैं। ठीक है, एफ ब्लॉक को जो हम लोग क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन मेटल, क्योंकि वो क्या है, डी के अंदर पाया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इनर ट्रांजिशन मेटल। वही कहता है द ट्रांजिशन मेटल दैट इज प्रेजेंट एज अ सेंट्रल एटम। जैसे आप लोगों को पता है जो भी मेटल होंगे उसको हम लोग क्या कह देते हैं, सेंट्रल मेटल आयन कह देते हैं। इन द कॉम्प्लेक्स इज कंसिडर एज अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, या बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, जो सेंट्रल मेटल है उस पे जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट चार्ज कहते हैं। सेंट्रल मेटल का जो चार्ज होता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, पॉइंट चार्ज भी कह देते हैं, या पॉजिटिव पॉइंट चार्ज भी कह देते हैं। ठीक है, कहीं भी पॉइंट चार्ज भी मिल सकता है और कहीं पॉजिटिव भी। बेसिकली आपको जो है थोड़ी बहुत जो है ये चीजें समझ जानी चाहिए। ठीक है, ओके। अब यही बात वो कहता है कि जब सेंट्रल मेटल को पॉजिटिव कहेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, निगेटिव कहेंगे। थर्ड पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, निगेटिव कह देते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना अगर एनायन है, एनायन का मतलब क्या हो जाता है, यानी जिस पे जो है निगेटिव चार्ज हो। ओके, अब यहाँ पे तो हमने कह दिया कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो हम लोग उसको क्या कह देंगे, पॉइंट चार्ज या पॉइंट पॉजिटिव चार्ज कह देंगे। लेकिन हो सकता है कि लिगेंड तीन टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होता है। अगर जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होगा ना तो उसको हम पॉइंट डाइपोल कहेंगे। इस बात को याद रखिएगा, आगे लिमिटेशन में भी बताऊंगा कि जब पॉइंट चार्ज होता है, जब न्यूट्रल होता है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, पॉइंट डाइपोल कह देते हैं। ये नाम है बेसिकली, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कह देते हैं, पॉइंट डाइपोल कह देते हैं। और एनायन है जिसको पॉइंट चार्ज कह देते हैं या नेगेटिव पॉइंट चार्ज भी कह देते हैं।
ये नाम है ताकि कि आपको जो है यूज करने के लिए आएगा। ये असर्शन रीजन में पूछा जाता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, पॉइंट डायपोल कह देते हैं। ओके, फोर्थ वन, इन एन आइसोलेटेड गैसियस मेटल आयन 5d ऑर्बिटल आर डीजेनरेटेड। अब कहोगे सर ये डीजेनरेटेड का मतलब क्या होता है, तो मैं सबसे पहले समझा देता हूं कि डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 वेरी गुड, ऑर्बिटल। वेरी गुड। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं कि मुझे ना, मैं यहाँ नाम लिखूंगा और आपको याद भी कराऊंगा। 1 2 3 4, अरे छोटा हो जाएगा। ओके, हो गया 5, 1 2 3 4 5। अच्छा, इसके अंदर जो है ना 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो इसका नाम कैसे लिखते हैं, देखिए आप लोगों को मैं जैसे बता रहा हूं वैसे ही याद कीजिएगा। आप लोगों को बस इतना से याद रखना है, एक्स वाई जेड। क्या याद रहेगा, X, Y, Z। पहले हमने क्या करा, एक्स वाई यूज कर लिया, फिर वाई से जो है जेड वाई जेड यूज कर लिया, फिर जेड आ गया तो कितना यूज कर लिया, जेड एक्स यूज कर लिया। ओके, इस प्रकार से फिर क्या कर देंगे, सारे डी लिखे रहेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर, पहले हमने क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या कर देंगे, जेड स्क्वायर। बस हमने क्या करना है, एक्स वाई, फिर उसके बाद जो है जैसे एक्स वाई जेड लिखे तो एक्स वाई पहले लिखा, तो फिर वाई जेड आ जाएगा, फिर वाई जेड आ गया तो जेड एक्स आ जाएगा, फिर एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या कर देंगे, जेड कर देंगे। ये इसके डी ऑर्बिटल के नाम होते हैं। ठीक है, तो जब ये डी ऑर्बिटल है तो इस सभी की जो एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, सेम एनर्जी होती है। जितने भी ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई डी वाई जेड, इन सब की एनर्जी क्या हो जाती है, एनर्जी इज सेम। ठीक है, यस सर। ओके, तो यहां तक तुम्हें पता लग गया कि डी जनरेटेड का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर 5d ऑर्बिटल होते हैं और उनका जो है नाम मैंने लिख दिया, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। इन सभी की जो एनर्जी होगी वो बिल्कुल सेम होगी, चेंज नहीं होगी, और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, डी जनरेटेड कहते हैं। The arrangement of ligand around the central metal ion is such that repulsion between this point are minimum। हम लोग जब लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को या लिगेंड को अरेंज करेंगे ना, तो मिनिमम रिपल्सन होना चाहिए। अच्छा मुझे बताओ कि अगर किसी लिगेंड के ऐड होने से उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, तो बताओ वो स्टेबल कंपाउंड बनेगा या अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा, सर अनस्टेबल। वेरी गुड। जिसके पास भी ज्यादा एनर्जी होगी वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। जितनी कम एनर्जी होती है उतना ज्यादा क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। वही कहता है कि आपको जो लिगेंड है इस प्रकार से अरेंज करना है। मान लो कि मेरे पास, सपोज करो कि मेरे को लिगेंड अरेंज करना है, जैसे मैं ऑक्टाहेड्रल की केस ले लो, देखो हम लोग कैसे अरेंज करते हैं, कुछ इस प्रकार से। ऐसा नहीं करते कि यहीं पे सारे के सारे 6 के 6 को हम जो है यहीं पे अरेंज कर दें, ऐसा नहीं करते। क्यों, क्योंकि इनके बीच जो है रिपल्सन कितना होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। और जब मिनिमम होगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, और मिनिमम एनर्जी क्या होता है, मोर स्टेबल। मिनिमम जिसकी एनर्जी होगी उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, स्टेबिलिटी इज हाई। अगर जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए वो जो है लिगेंड क्या करते हैं, इस प्रकार से अरेंज होते हैं ताकि कि उनके बीच जो है रिपल्सन क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। बोलिए ये पॉइंट समझ में आ गया। यस सर। फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं, द डीजेनरेसी इज स्टिल मेंटेन। हर कोई जो ऑर्बिटल है वो अपनी एनर्जी को मेंटेन करना चाहता है। इफ अ स्फेरिकल ज्योमेट्री फील्ड ऑफ लिगेंड सराउंडेड द मेटल एटम आयन, वो सभी के सभी क्या करना चाहते हैं कि अपनी एनर्जी को ना मेंटेन करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी इंसान नहीं चाहता है कि जो जैसा है वो वैसा ही रहना चाहता है, खास करके जो स्टेबल है वो वैसा ही रहना चाहता है। कभी नहीं चाहेगा कि सरकारी नौकरी वाला जो मेरी नौकरी छूट जाए, मेरी अनस्टेबिलिटी बढ़ जाए। ठीक है, हाँ, ये जो अनस्टेबल है वो चाहेगा कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए या अच्छी कंपनी में जो है नौकरी लग जाए। वो ये नहीं चाहेगा कभी भी कि जो हम क्या हो जाए,
अनस्टेबल हो जाएगा। इफ अ स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड ऑफ लिगेंड सराउंड द मेटल एटम, जो अरेंज होगा ना वो एकदम बिल्कुल स्फेरिकल होगा, ऐसा नहीं कि एकदम सबके बीच जो है बराबर बराबर जो है डिस्टेंस होगा, ऐसा नहीं कि किसी के बीच में कम डिस्टेंस कर देंगे, किसी के बीच में जो है ज्यादा डिस्टेंस कर देंगे। हम उनको इस प्रकार से अरेंज करेंगे ताकि कि उनके बीच जो रिपल्सन हो ना वो मिनिमम हो, क्योंकि जितना कम रिपल्सन होगा, जैसे मान लो कि जिस घर में दो आदमी है और आपस में लड़ाई होगी, तो उसकी जब लड़ाई होगी तो रिपल्सन ज्यादा होगा, और रिपल्सन ज्यादा होगा तो बताओ इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी। स्वाभाविक सी बात है कि जब दो घर में आदमी है उसकी लड़ाई हो जाएगी तो उसकी जो है रिपल्सन बढ़ जाएगा, जिस कारण से उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ओके, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। अब हमारी कहानी जो है क्रिस्टल फील्ड की मेन जो है थ्योरी आ रही है। देखो, ये तो डीजेनरेटेड एटम है या डीजेनरेटेड ऑर्बिटल है, डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल है, बेसिकली डी का हम लोग यूज कर रहे हैं, आपको नाम बताया। अच्छा देखो, सोच रहे होगे कि सर ठीक है, मेरे को ये तो समझ में आ गया कि सारे के सारे डी ऑर्बिटल थे तो यहाँ पे एनर्जी सेम है, फिर इसकी एनर्जी क्यों बढ़ गई? ये एवरेज एनर्जी है, याद रखना। एवरेज एनर्जी का मतलब क्या होता है, कोई बताना चाहेंगे? टोटल एनर्जी, उसकी चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो, मुझसे उससे मतलब नहीं है, लेकिन ओवरऑल एनर्जी बढ़ गई। अब आपके मन में आएगा सर ठीक है, यहाँ डी जनरेटेड था, यहाँ इसकी एनर्जी क्यों बढ़ गई? एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ही लिगेंड इसके पास आना चाहता है, जैसे मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ अपनी बॉडी के अनुसार से। जैसे मान लो कि सामने कोई चीज हमसे लड़ने आता है तो हम अपनी एनर्जी को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। 4 बार जंप लगा के देखना, जैसे फाइट हो, हाँ क्या करता है? या जैसे देखना एड्रेनल क्या करता है, अपनी जो है जो हार्मोन्स है उसको सेक्रेट करता है, जिससे हम फटाफट से जो है क्या कर सके, अपने आप को जो है बूस्ट अप कर सके। तो यहाँ पे भी वैसे ही होता है कि ये जो डी जनरेटेड ऑर्बिटल है, कहता है कि लिगेंड आ रहा है, दुश्मन आ रहा है, वो अलग बात है, बाद में दोस्त बन जाते हैं, लेकिन उस तरह से क्या करता है, अपने आप को रेडी करता है। तो जब रेडी करता है तो कुछ तो रेडी हो जाते हैं, कुछ रेडी नहीं होते, जिस कारण से कुछ की एनर्जी बढ़ जाती है और कुछ की एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये जस्ट थोड़ी देर में आपको जब मैं समझाऊंगा कि कैसे इसकी एनर्जी बढ़ रही है, कैसे घट रही है, तो चीजें समझ में आ जाएगी। ओवरऑल एनर्जी इंक्रीज ड्यू टू द स्फेरिकल फील्ड ऑफ लिगेंड। जब ये ओवरऑल इसकी एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। एवरेज एनर्जी में क्या होता है कि कुछ की एनर्जी बढ़ती है, कुछ की एनर्जी क्या होती है? घटती है। लेकिन ओवरऑल एनर्जी जो है क्या हो जाती है? एवरेज का मतलब ही होता है कि कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ निगेटिव होंगे, लेकिन ओवरऑल एनर्जी क्या है? उसी को हम लोग एवरेज एनर्जी कह देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ओवरऑल एनर्जी है या एवरेज एनर्जी है वो क्या हो जा रही है? बढ़ जा रही है। क्यों? क्योंकि जैसे लिगेंड आना चाहता है तो ये अपने आप को क्या करता है? प्रिपेयर करके रखता है कि आ जाओ लिगेंड, अब हम तुमसे क्या कर लेंगे? निपट लेंगे। ठीक है, तो जैसे निपटने के लिए तो तैयार होता है तो इसकी एनर्जी अपने आप को क्या कर देता है? बढ़ जाता है। ये ऐसे समझो कि कोई मॉलिक्यूल्स रिएक्शन जो है ना नॉर्मल पे नहीं करना चाहता है, तो उसको हम लोग को क्या करना पड़ता है? हीट करना पड़ता है, ताकि वो एवरेज एनर्जी आ सके और जो उसकी एनर्जी को हम लोग क्या कर सके? मेंटेन कर सके। ओके, either an ion or the negative end of dipolar molecules like NH3H2O, चाहे कुछ भी हो, चाहे एनायन हो, चाहे जो भी हो, NH3 हो या H2O, कोई भी आएगा तो वो क्या करेगा? वहां पे जो है इसकी एवरेज एनर्जी जो है इंक्रीज हो जाएगी। When there is negative field due to ligand in a complex, चाहे उसके अंदर नेगेटिव हो, न्यूट्रल हो, चाहे किसी भी प्रकार से हो, it's become asymmetrical and the degeneracy d orbital is lost। और इसके अंदर क्या हो जाता है कि जैसे ही असिमेट्रिकल आ जाता है, यानी कि कुछ की एनर्जी बढ़ गई, कुछ की घट गई, तो अब वो सिमेट्रिकल नहीं रहे, अभी सिमेट्रिकल है। अगर जब मैं कहूं कि इस क्लास में 5 बच्चे हैं और पांचों के पांचों क्या है? 11th में है, और पांचों के पांचों जो है ए बैच ग्रुप में है, तो यानी कि वो सबकी एनर्जी जो है या सबका ब्रेन सेम होगा। लेकिन अब मैं क्या किया कि मैंने कुछ जो है अवंती के ले लिया और कुछ अनदर इंस्टीट्यूट के ले लिए। अब उन दोनों को कंपैरिजन किया, अवंती का जो है डोमिनेंस ज्यादा था तो उन्होंने जो है ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए, जिस कारण से ओवरऑल एनर्जी बढ़ गई। लेकिन सभी के सभी सिमिलर नहीं है, अब कुछ का ब्रेन तेज है, कुछ का ब्रेन क्या है? कम है। यही चीजें जो है यहाँ पे भी होती है। ये जो कैसा हो जाता है कि असिमेट्रिकल हो जाता है, डी ऑर्बिटल इज लॉस्ट, यानी कि जो है यहाँ पे क्या करते हैं कि डी जनरेसी जो है, यानी कि जो इसकी एनर्जी है सबकी बराबर नहीं रहती है, तो वही कहता है डी जनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल इज लॉस्ट। यानी कि उसके अंदर जो अब जो डी ऑर्बिटल के सभी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम थी, अब वो सेम नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि असिमेट्रिकल नेचर आ गया। क्यों असिमेट्रिकल नेचर आ गया?
क्योंकि यहाँ पे लिगेंड अटैक कर रहा है, और जब लिगेंड अटैक कर रहा है तो इसकी एवरेज एनर्जी बढ़ जाती है, कुछ की बढ़ती है, कुछ की क्या हो जाती है, घट जाती है। जिस कारण से अब हमने क्या करा कि नहीं भाई, जब किसी की ज्यादा एनर्जी है, किसी की कम एनर्जी है, तो उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, यानी कि अलग अलग पार्ट में कर दिया। इसी को हम लोग क्या कर दिया, यानी कि रिजल्टिंग स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल हो गया। इसी कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है कि डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, ये डी जनरेटेड ऑर्बिटल है, Yes, sir. ठीक है। यहाँ पे सभी की Sir. सभी एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम होगी, Sir. Yes, ठीक है। sir. सेम एनर्जी है सबकी, डी जनरेटेड का मतलब क्या होता है, सेम एनर्जी है, Same. ओके। अब यहाँ पे देखो, हमने कहा कि ये जो है क्या है, रेडी फॉर जो है, यानी कि क्या लड़ने के लिए तैयार है, तो इसकी एनर्जी, एवरेज एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। Increase. हाँ, ओवरऑल एवरेज एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ओके। अब जब एनर्जी मैंने कहा कि कुछ तेज है कुछ कम है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, तो उसके अनुसार से हमने तेज वाले को ऊपर रख दिया, नीचे वाले को क्या कर दिया, यानी कि जो है। अच्छा, इसकी एनर्जी ना अभी मैं आपको लिख भी देता हूं, 0.4 डेल्टा नॉट, और इसकी जो एनर्जी हो जाएगी, यहां से चाहो तो बेरी सेंटर से ले लेते हैं, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, बेरी सेंटर कहते हैं। तो थोड़ा सा 3D डायग्राम है तो समझ जाइएगा कुछ इस प्रकार। इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0.4 डेल्टा नॉट, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, सॉरी उल्टा लिखिए, 0.4 डेल्टा नॉट, एंड ऊपर वाले की कितनी हो जाएगी, 0.6, ये माइनस में, ओके। तो ये एनर्जी है, ये जो सेंटर है ना, यानी कि जो एवरेज एनर्जी होगी उसको हम लोग क्या कह देते हैं, बेरी सेंटर कह देते हैं। नीचे में जो होगा वो कौन कौन सा होगा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, या डी एक्स जेड भी कह सकते हो। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे इसको ना आप याद रखना ईजी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, T2G कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, ईजी कह देते हैं, क्योंकि देखो ऊपर में 2 होंगे इसीलिए ईजी कह दिया, नीचे में 3 लेटर है तो इसलिए इसको हम लोग क्या कह दिया, TTG कह देते हैं। ईजी की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है कंपैरिजन टू T2G की एनर्जी होती है। ध्यान से सुनो, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि इसके जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अगर आपने सीख लिया तो विद इन सेकंड जो फटाफट से बनना शुरू हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसको हमने क्या नाम दे दिया, ईजी नाम दे दिया, इसको क्या दे दिया, T2G नाम दे दिया। ऊपर में ईजी है इसलिए हमने इसको क्या, इसकी जो वैल्यू है 0.6 डेल्टा नॉट, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 0.4 डेल्टा नॉट हो जाएगी। देखो ऊपर में 2 है, याद रखना कि ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या होता है, ऊपर में कितने होते हैं, 2 होते हैं, और नीचे में कितने होते हैं, 3 होते हैं, क्योंकि आपके पास 5 ऑर्बिटल है, तो हम 5 ऑर्बिटल को ही स्प्लिट कर सकते हैं, हम उससे ज्यादा स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। तो ऊपर में देखिए 2 है तो 2 को ईजी कहते हैं, T2G। अब बच्चे भूल जाते हैं कि ईजी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, T2G में आप ये तो नहीं भूलोगे, क्योंकि T2G में 3 वर्ड है, तो यानी कि जो कितना हो जाएगा, 3 ऑर्बिटल हो जाएगा। ईजी में कितने हैं, 2 है, तो यानी कि 2 ऑर्बिटल हो जाएगा। ऊपर में जो एनर्जी होगी वो dx² माइनस y² इक्वल टू dz² हो जाएगा। याद रखने का तरीका है, इक्वल टू होता नहीं है, लेकिन आपको जो है यहाँ पे एनर्जी बराबर होती है, इसलिए हम जो है इक्वल कर देते हैं, ठीक है। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, बस आपको याद रखने के लिए मैं सब बता रहा हूँ, ठीक है। तो dx² माइनस y², और ये क्या हो जाएगा, dz², और नीचे में क्या हो जाएगा, xy dyz। अब ये जो है आपसे पूछेगा इसकी एनर्जी क्यों स्प्लिट हो गई, तो आप उनको बताइएगा कि जब लिगेंड आता है तो जिस कारण से ओवरऑल उसकी एनर्जी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, जिसमें कुछ की एनर्जी बढ़ रही थी और कुछ की एनर्जी क्या हो रही थी, घट रही थी, जिस कारण से हमने क्या कर दिया, उसकी जो है डिफ्रेंशिएट कर दिया। जिसकी एनर्जी ज्यादा थी उसको ऊपर रखा, जिसकी एनर्जी कम थी उसको हमने क्या कर दिया, नीचे रख दिया, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऊपर में हमने क्या रखा, ईजी रखा, नीचे में हमने क्या रखा, T2G रखा, ऊपर में dx² y², और जो है क्या हो जाएगा, dz² हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाने का प्रयास करता हूं कि कैसे ये वर्क करता है। अच्छा, आगे हमारे पास एक क्वेश्चन होगा, ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे जो है क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। अब देखो ये जो है ना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये बताने में मदद करेगा कि कौन ज्यादा जो है, किसकी ज्यादा जो स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो जिसकी ये जो नीचे वाले लिगेंड्स होते हैं
इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा CO की, CN की, NO2 की। आपको ये सीरीज याद रखना है। अब ऐसे याद करने दूंगा तो आप तो याद रख नहीं पाओगे। अब किसको याद रहेगा सर, मैं तो भूल जाऊंगा। तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। एक बार मैं यहाँ पे आई को ना एक कर देता हूं। एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्जिलेटो को पानी से प्यार। ठीक है, पहला लाइन तो याद हो गया होगा। एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्जिलेटो को पानी से प्यार। ठीक है, और NCS को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नाचते हुए, NCS को हम लोग क्या कहेंगे? नाचते हुए, नाचते हुए ठीक है, नाचते हुए, उड़ते हुए, नाचते या उड़ते जो भी कहना है, नाचते उड़ते, उड़ते अमोनिया इन कनाडा एंड कोलंबो। Yes, sir. ठीक है, बेसिकली याद रखने का एक तरीका है कि आप लोग जो है इस सीरीज को हम लोग कैसे याद रखेंगे कि एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्जिलेटो को पानी से प्यार, नाचते उड़ते अमोनिया इन कनाडा एंड कोलंबो पहुंच गया। ठीक है, जो भी आप लोगों को आगे जोड़ना है, पहुंच गया या नहीं पहुंचा या रास्ते में है, जो आप लोगों को ऐड करना है कर सकते हो। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पे आपको पूछा जाएगा कि कौन सबसे ज्यादा जो है एनर्जी जो है सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो जितना ज्यादा ये CO1 लास्ट की वैल्यू होगी, आप इसको एरो भी डाल लीजिएगा, इसकी इससे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, इसकी इससे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, इस प्रकार से जो है सो ऑन होगा। बस मैंने ऊपर वाले को ही नीचे में जो है इस प्रकार से लिख दिया, और यही सीरीज जो है यहाँ पे दिया हुआ है। यानी कि एक बार सचिन क्लास से फरार, यहाँ पे NO3 जो है एक बार जोड़ दिया है। ठीक है, और यानी कि जो है ऑक्जिलेटो को पानी से प्यार, फिर उड़ता नाचता अमोनिया जो है वो क्या हो गया, यानी कि जो है आप इस प्रकार से इसको याद रख सकते हो कि इन कनाडा में पहुंच गया। ओके, कनाडा कोलंबो में जो है पहुंच गया। आप इतना से याद रख लोगे तो आपका जो सारा का सारा जो है चीजें जो है बन जाएगा आपके सामने। जो है ये अगर जो याद है तो जो आपको पूछ जाएगा, तो कहोगे सर इसका यूज क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का? तो इसका यूज बेसिकली ये बताएगा कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, किसकी एनर्जी ज्यादा है। ये सारी चीजें जो है आपको क्या करेगा, ये जो सारी चीजें जो है बताएगा। अब देखो, आपको मैंने कहा कि किस प्रकार से टूटेगा। देखो यहाँ पे D ऑर्बिटल है, और D ऑर्बिटल की एवरेज एनर्जी क्या हो गई, थोड़ी सी बढ़ गई, थोड़ी सी बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पे इसकी जो एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। इस डीजनरेटेड ऑर्बिटल की क्या हो जाती है, एनर्जी सेम हो जाती है। यहाँ पे सभी के सभी एटम ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, लेकिन जैसे ही लिगेंड आता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि इस प्रकार से जो है क्या कर जाता है, एनर्जी इंक्रीज। अच्छा, +3.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.6 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.6 डेल्टा नो। दिख रहा है आप लोगों को? और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, 0.4 डेल्टा नो। यहाँ पे O का मतलब क्या हो जाता है, ऑक्टाहेड्रल के केस में ले रहे हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, ऑक्टाहेड्रल के केस में जो है ले लेते हैं इस प्रकार से। अब हमारे सामने क्या दिक्कत है कि एक और मैं बता देता हूं, टेट्राहेड्रल में कैसे होता है, आप लोग याद रखिएगा। टेट्राहेड्रल में जस्ट अपोजिट हो जाता है। सारी कहानी यहीं तक सेम है। डीजनरेटेड ऑर्बिटल लेंगे,
आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन आपको जानना जरूरी है। 1 2 3 4 एंड 5। इसकी थोड़ी सी एवरेज एनर्जी हमने इंक्रीज कर दिया, यहाँ पे भी डी है। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जेई एडवांस ने भी लेटेस्ट में एक टाइप का इसका क्वेश्चन आया हुआ था, या जेई मेंस में, तो इसलिए हम लोग इसको बता रहे हैं। फिर ये क्या होगा, टूट जाएगा 2 पार्ट में, और इस बार ऊपर में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 2 3, और नीचे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, इसको हम लोग क्या कह देंगे, T2G, एंड इसको हम लोग क्या कह देंगे, EG। ये क्या हो जाएगा, फेरी सेंटर हो जाएगा। और यहां से यहां तक की जो एनर्जी है, जस्ट अपोजिट कर दीजिए। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, और यहाँ की जो एनर्जी है कितनी हो जाएगी, 0.6 हो जाएगी। इस प्रकार एक और रिलेशन याद रख लीजिएगा कि डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाता है, 4/9 डेल्टा नॉट हो जाता है। यहाँ पे डेल्टा टी का मतलब क्या है, टेट्राहेड्रल का जो एनर्जी है। सर टेट्राहेड्रल में सिर्फ ऑपोजिट होगा, बाकी सेम रहेगा। हाँ, बाकी सारी चीजें सेम हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। एक और बात याद रख लीजिए कि CFS की जो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो होता है वो क्या हो जाता है, आपको याद रखना है, 0.6 इंटू एक्स माइनस 0.4 इंटू वाई, और इसको डेल्टा नॉट भी लिख सकते हो। आपकी बुक में यहां भी दिया हुआ है, प्लस कई जगह पे ना PZ भी लिखा हुआ है। बेसिकली हमारे सिलेबस में PZ वाला कहानी नहीं है, इसीलिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, यहीं पे अपने से इतने से ही पूछा जाएगा। अभी दिखाऊंगा जेईई मेंस का जो क्वेश्चन है उसी डाटा पे आपका बनेगा। अब यहाँ पे आपके सामने जो है एक्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ EG ऑर्बिटल, और यहां नॉट नहीं होगा, एक्स होगा। वाई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ T2G ऑर्बिटल। ठीक है, ये बेसिकली जितना ऑर्बिटल होगा तो उस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू भी निकालेंगे। आपको जस्ट थोड़ी देर में चीजें जो है समझ में आ जाएंगी। अब हम लोग जो है ना, इससे देखो यहाँ पे क्या कहता है, एक पॉइंट है छोटा सा एनसीईआरटी का, इसको मैं समझा देता हूं। मैं एक पहले ना क्वेश्चन समझाने का प्रयास करता हूं, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या सर बताना चाह रहे हैं। जैसे मान लो कि कोई भी एग्जाम्पल है, आप लोग कोई भी ले लेते हो। जैसे मैं D5 ले लेता हूं, जैसे कि एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं हम लोग, हमारे पास कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं यहाँ पे NiH2O का होल 6 ले लेता हूँ। ठीक है, NiH2O का होल 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2+ ले लेते हैं। अब इससे पूछा जाएगा कि कैसे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ अकॉर्डिंग टू द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो हम लोग सबसे पहले, मैं डीजेनरेटेड नहीं लिख रहा हूं, सीधे सीधे एवरेज लिख दे रहा हूं। ठीक है, कहोगे सर हम एवरेज कैसे निकालेंगे, तो अभी जस्ट आपको बता रहा हूं कैसे निकालेंगे। एक क्वेश्चन आप अगर जब समझ जाते हो तो चीजें जो है आसानी से 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अब यहाँ निकेल है, निकेल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28 और इसके प्लस कितना है, 2, यानी कि -2 कर देंगे तो इसका कितना का निकालना होगा, 26 का। अच्छा, यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग निकेल +2 को हम कैसे लिख सकते हैं, आर्गन 3D8 4S0
वेरी गुड। 3d 8 हो जाएगा, 4s हमें जरूरत नहीं है, यानी कि बेसिकली हमें d ऑर्बिटल है, हम इस प्रकार से इसका यूज करेंगे। तो d ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन कैसा फिल होगा? 1 1। सर 28 मैंने से 2 क्यों करा? ये ऑक्सीडेशन Ni+2 निकालना है ना बेटा? यस सर। ओके, तो अगर आपको Ni+2 का निकालना है, निकेल का तो निकालना नहीं है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि जो है -2 कर देंगे। ओके, यस अब यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल है, तो यानी कि कितना हो जाएगा, इसको पेयरिंग कर देंगे। अब इसको तोड़ देते हैं, मैंने डीजनरेटेड नहीं बनाया, सीधे सीधे एवरेज बना दिया। ओके, आपकी बुक में जो है पहले डीजनरेटेड बना होगा। अब ये जब ऑक्टाहेड्रल है तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे? 2 Eg पहले Eg स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और नीचे में हम लोग क्या लिखेंगे? T2G। T2G ओके, वेरी गुड। अब देखो, इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, आपको पता है कि सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन किसमें फिल करेंगे? जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी या जिसकी एनर्जी कम होगी? फिर जिसकी ज्यादा होगी एनर्जी ज्यादा जिसकी कम एनर्जी होगी पहले उसको हम भरते हैं। जिसके आपको मान लो कि हम लोग क्या करते हैं कि जिसकी एनर्जी कम होती है पहले उसको भरते हैं। आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी पढ़ा होगा, एमओटी में भी पढ़ा होगा, ठीक है? तो जिसकी एनर्जी कम होती है उसको हम भरते हैं। अच्छा देखिए, पहले तो हम सबको एक एक दे देंगे, यहाँ नीचे वाले एनर्जी को फिल कर देंगे। अब जैसे ही नीचे वाले एनर्जी को फिल करेंगे ना, तो अब अगर तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है नहीं, H2O कैसा है? वीक फील्ड लिगेंड है। अगर ये स्ट्रॉन्ग होता तो कहता है भाई पहले नीचे भरो, लेकिन वीक फील्ड लिगेंड है तो कहता है कि ऊपर भी भर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले ऊपर भी भर दिए। अब देखो, जैसे ऊपर भरे अब वो कहेगा कि नीचे को भी भर दो। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमने क्या कर दिया? भर दिया। तो कितना हो गया? 6 और 8 हो गया। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अकॉर्डिंग टू द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ CFT क्या हो जाएगा? आप लिख सकते हो T2G 6 एंड Eg2। यही जो है इसका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आया? Yes, sir. इसकी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी कितनी हो जाएगी? CFSE कितनी हो जाएगी? बताइए। अब देखो, आपको मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? 0.6 इंटू एक्स माइनस 0.4 0.4 इंटू वाई, या डेल नॉट जो है लास्ट में लगा देंगे क्योंकि जो है ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी है। तो एक्स यहाँ पे कितना है? आपको मैंने कहा था Eg की एनर्जी को हम लोग क्या कह देंगे? एक्स। तो कितना है? 0.6 इंटू 2 हो जाएगा, माइनस 0.4 इंटू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ से कितनी एनर्जी आ जाएगी? 1.2 माइनस 2.4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1.2 हो जाएगा। ओके, अच्छा अगर यही केस स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए होता तो हम लोग क्या करते हैं? जैसे मान लो कि आपके सामने मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले आता, यहीं पे मैंने क्या करा कि NiCN या NH3 ले आते हैं, न्यूट्रल लिगेंड है, और यहाँ पे +2 कर देते हैं। अब तो सेम केस है। अब ये क्या करेगा? सबसे पहले 8 के केस में तो खैर सेम हो जाएगा, मैं यहाँ पे जो है क्या कर देता हूँ? Ni+3 कर देता हूँ, क्योंकि जो सेम ना आना चाहिए, इसीलिए हम लोग जो है +3 कर देते हैं। ओके, तो d ऑर्बिटल हम यहाँ पे फिल करेंगे। तो d ऑर्बिटल में आपको पता है कितने हो जाएंगे? वैसे कितना होता है? 25 हाँ, तो यानी कि जो है कितने हो जाएंगे? 25। तो इसका हम जो निकेल +3 का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आर्गन 18 3d। हाँ, 3d कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और 4s0 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जो है जोड़ के देख सकते हैं। 1 2 3 4 5। अब एक एक इलेक्ट्रॉन भरिए। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? पहले Ag आता है, फिर क्या आता है? T2G आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले, अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पहले हम लोग क्या करेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन तो नीचे में भरेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पहले नीचे वाले को भरेंगे, ऊपर वाले में नहीं जाएंगे। और इसका जो लॉजिक कहता है कि इसके बीच जो एनर्जी गैप होती है वो ज्यादा होती है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में जो एनसीईआरटी बुक लिखती है कहती है कि इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है? वो जो है
धक्के मार के जो क्या कर देता है, पेयर्ड करा देता है, बस याद रखने के लिए। अब जैसे यहाँ पे 6 फिल हो जाएगा तो अब हमारे पास कितना बच गया, 1, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फिल करेंगे। तो इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बताइए, ये Eg है और ये T2G6 and AG1. AG1. T2G6 एंड क्या हो जाएगा, Eg1। EG1 और CFSE की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 0.4 इंटू एक्स और minus 0.4 I. इंटू, ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.6 इंटू 1 माइनस 0.4 इंटू 6, यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस 1. 2.4 तो यानी कि कितना हो जाएगा, माइनस 1.8 डेल्टा नॉट हो जाएगा। यहाँ पे भी डेल्टा नॉट जरूर लिख लीजिएगा, इसका मतलब है ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी है, ठीक है। यस सर। ओके, अब यहाँ Yes, तक sir. आप लोगों को समझ में आ गया। इसी तरीके से अलग अलग के लिए आपको होमवर्क क्या है, मैं एक और कर देता हूं आप लोगों के लिए, कि D5, यहाँ पे मैं एक जनरली बता दे रहा हूं कि मैं इस बार जो ले रहा हूं लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, D5 है, और मैं ले लेता हूं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। मैं बस आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आपको D1 से लेके बनाने हैं D10 तक स्ट्रॉन्ग फील्ड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक? हाँ, आपको जैसे आगे देखो यहाँ पे दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन मिलेगा कि सपोज कीजिए यहाँ पे आपको देखो निकालना है CFSE, आपको NH3 H2O CN Fe6 से आपको पता लग रहा है ना कि कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन जो है वीक फील्ड है। तो इस तरह से आपको देख के जो है पता करना होगा कि कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन जो है वीक फील्ड लिगेंड है। ओके, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे ही जाएंगे ताकि कि हम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख सकें। तो जो है यहाँ पे बना रहे थे कि D5 है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि D5 को हम लोग जो है यहाँ पे एवरेज एनर्जी वाला, आपकी बुक में 3 डायग्राम बने होंगे, एक ऐसा बना होगा, मैं बस एक स्टेप को एलिमिनेट कर दे रहा हूँ, फिर यहाँ से वो ऐसा जा रहा होगा, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, फिर यहाँ से जो है टूट रहा होगा, यहाँ पे Eg बना रहा होंगे, और ऊपर में Eg होता है, नीचे में क्या होता है, T2G होता है। T2G यहाँ पे Eg मतलब आसान होता है तो इसलिए जो है 2 ऊपर रख दिए, T2G मतलब थोड़ा सा भारी है तो इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, इस प्रकार से लिखते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेरी सेंटर। अब यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5, अरे ज्यादा हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, इसकी एनर्जी यहाँ पे ऊपर में कितना चले जाएगा, पहले नीचे वाले को भरेंगे 1 2, 1 2 3 और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यानी कि क्या हो जाएगा, 4 एंड 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, T2G5 Eg0. हाँ। अब अगर Eg0 ना भी लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, T2G5 लिखा हुआ आपको बुक में मिलेगा, ठीक है। क्या आप लोग D1 से लेके D9 तक बना लोगे? Yes, sir. Yes, sir. बेसिकली मैंने कुछ क्वेश्चन कराना चाहता हूँ ताकि कि आप लोगों को जो है ज्यादा समझ में आए। अब हमारे पास क्या है, हाँ बोलिए सर। अगर हमारे पास ऑक्टाहेड्रल है तो उसमें भी हमने पहले T2G को ही फिल करना है। ऑक्टाहेड्रल ही तो हम सारी बातें कर रहे हैं, वो टेट्राहेड्रल के लिए तुमने जिसकी एनर्जी कम होगी पहले उसको भरना। यस सर। चाहे जैसे भी देखो, इसमें इसकी एनर्जी कम है तो हम यहाँ पे इसको भरेंगे। मैंने जैसे आपको कहा था कि बस जस्ट आपको क्या कर देना है, चेंज कर देना है। ऑक्टाहेड्रल का केस है, देखिए आपको मैंने पहले भी बताया था। देखो क्या किए, यहाँ पे डी ऑर्बिटल इसको तोड़े, ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, आपको याद रखना है कि ऑक्टाहेड्रल Eg था इसलिए ऊपर में Eg रखे, नीचे में 2Tg रखे, लेकिन टेट्राहेड्रल में टेढ़ा है, इसे क्या है, टेढ़ा है टेट्राहेड्रल मतलब। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हाँ उसको जो है पलट देंगे, बस इतना सा याद रख लीजिएगा। ओके, तो बस आपको फिल हमने सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि फिल हमने T2G को ही करना है दोनों में पहले? नहीं, जिसकी एनर्जी कम होगी, यहाँ पे देखो किसकी एनर्जी कम है, यहाँ पे Eg की एनर्जी कम है तो यहाँ पे Eg को भरेंगे, ठीक है। जिसकी भी एनर्जी कम होगी तो यहाँ पे जो हम लोग क्या करेंगे, उसको पहले भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिलेशन इसको याद रख लीजिएगा, डेल्टा T इक्वल टू 4/9 इंटू जो है डेल नॉट हो जाता है। डेल्टा T की जो वैल्यू क्या होती है टेट्राहेड्रल के लिए, और O का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल के लिए 4/9 होता है। चलो एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, मुझे बताइए कि
डेल्टा टी की वैल्यू बड़ी होगी या डेल्टा नॉट की वैल्यू बड़ी होगी? सर डेल्टा टी। अच्छा देखो, यहाँ पे 9 टाइम्स है, ये 4 टाइम्स है, तो किसकी वैल्यू बड़ी है? डेल्टा डेल्टा टी। डेल्टा नॉट की वैल्यू। अगर आपको कहूं कि डेल्टा टी 1 टाइम्स यानी कि 9 बार करने पे आ रहा है और यहाँ पे 4 बार आने में, तो यानी कि डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या होती है? बड़ी होती है। और फेडरल की जो है ओके, इस बात को याद रख लीजिएगा अगर एक्सेप्शन रीजन में पूछा जाए। ओके, अच्छा यहाँ पे देखो, आपकी एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया रहता है, बार बार पूछा जाता है, ये नीट एग्जाम में इतना बार पूछा जा चुका है, इसका कलर। तो हम लोग जो है इस कलर के बारे में जो है बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि Na2H2O को अगर जो आपने इसके साथ कराया तो यहाँ पे ये जो बनता है, क्या बन जाता है? कुछ इस प्रकार से कंपाउंड बन जाता है। अगर जो सिमिलरली यहाँ पे NiH2O का होल 4 एंड En और +2, फिर से हमने En को रिएक्ट कराया, ये क्या बन जाएगा? NiH2O। क्योंकि एक लिगेंड En जो है बाइडेंटेड है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 और प्लस और न्यूट्रल है, तो यानी कि कितना हो जाएगा? अभी भी कितना निकलेगा? 2H2O निकल जाएगा। सिमिलरली यानी कि Ni, आप एनसीईआरटी बुक खोलोगे तो आपको ये वाला जो है आपको मिलेगा, En+2, फिर एक और En को जोड़ देंगे, यहाँ पे 2 होगा, सॉरी, यहां से H को लेते जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? NiH2O, सॉरी H2 खत्म हो जाएगा, ये बाइडेंटेड है, तो En क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और +2 और साथ में क्या निकलेगा? 2H2। ओके, अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसका कलर क्या होता है, इसका कलर क्या होता है। तो पंजाबी जो है क्या करते हैं? बल्ले बल्ले करते हैं। पंजाबी क्या करते हैं? बल्ले बल्ले। हाँ, जो है बल्ले बल्ले। ठीक है, बस याद रखिएगा। तो इसका जो होता है क्या हो जाता है? पेल ब्लू हो जाता है। पंजाबी से क्या हो जाएगा? पेल ब्लू। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? वायलेट हो जाएगा। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, किसी का भी कलर आपको निकालना हो, कि सपोज करो कि वो ग्रीन कलर है, तो उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि इसका रिएक्शन के बाद क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है, आपने विबग्योर पढ़ा होगा। यस सर। VIBGYOR। ठीक है, तो यहाँ पे आई को हटा के बाकी सारे लेटर को लिख दीजिएगा। याद रखिएगा, आई को हटा के क्या कर देना है? बाकी सारे लेटर को लिख देना। आपसे कलर के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके सॉल्व हो जाए। हाँ बोलिए, क्या बोले? आपको क्या करना है? विबग्योर में आई को हटा के बाकी को सारे सीक्वेंस में लिख देना। अगर किसी कंपाउंड का शुरू में वॉयलेट कलर है तो रिएक्शन के बाद जो है कैसा हो जाएगा? येलो हो जाएगा। अगर जो किसी कंपाउंड का रेड कलर है तो उसके बाद रिएक्शन के बाद ये ध्यान रखिएगा कि कहां से किसके किसके बीच में आ रहा है। ठीक है, ऐसा हाँ, ये नहीं कि आप लोग जो है गलत, जैसे O का जो आ रहा है B के साथ आ रहा है, R के साथ G के साथ आ रहा है, ये नहीं कि R को B कर दीजिएगा। ध्यान रखना कि जिस लाइन से ये बन रहा होगा उसी लाइन से यहाँ भी देखना। ये देखो, अगर जो कोई बच्चा कहेगा सर ये तो इसके सामने नहीं, ये अगर जो हॉरिजेंटल लाइन से बन रहा है और ये इस वाले लाइन से बन रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों इस लाइन से बन रहा होगा, यानी कि रेड क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। ऑरेंज हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। इनके साथ तो कहता है कि वॉयलेट एंड ब्लू कलर जो है कंपाउंड का पहले था, तो रिएक्शन के बाद क्या हो जाएगा? वॉयलेट ब्लू। देखिए कौन सा बन रहा है आपके सामने, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो यानी कि येलो और ऑरेंज के साथ बनेगा। आपको इस डायग्राम को थोड़ा सा सही से यूज करना। जल्दबाजी में बच्चे ट्रिक का जो ना गलत यूज कर पा लेते हैं। तो उसको क्या करना है? जैसे उसको मान लो कि रेड की जगह वो क्या लिख देता है? ब्लू, जबकि इसका आंसर क्या होगा? जो है ग्रीन होगा। अब जैसे वॉयलेट और ब्लू की जगह वो क्या लिख देगा? ग्रीन येलो लिख देगा, जबकि क्या है यहाँ पे येलो और ऑरेंज आंसर होगा। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस किस लाइन का यूज कर रहे हैं। आप चाहो तो बुक में ही बना के, या जो आंसर शीट होगा उसी पे क्या करना, बना के एक बार लाइन ड्रॉ कर लेना। फटाफट से अपने बनाया और इसको इस प्रकार से जो है क्रॉस कर दिया, देखे किस किस के बीच में आ रहा है और उसके अनुसार से जो है, जैसे मान लो इसके बीच में आ रहा है, तुमने जो इसके अनुसार से निकाल लिया। इस छोटी सी सिली मिस्टेक मत कीजिएगा। और इस कलर को याद रखिएगा, इसको पेल ब्लू कहते हैं, उसको ब्लू कहते हैं, उसको क्या कह देते हैं? वॉयलेट कह देते हैं। ओके, पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि कि जो है आपको ज्यादा समझ में आए।
यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कौन जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कौन जो है वीक फील्ड लिगेंड है। ईडीटीए से जितने भी आते हैं सभी के सभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और ईडीटीए से जो पहले आते हैं उस सभी के सभी क्या है, जो है वीक फील्ड लिगेंड है। आपको याद क्या रखना है, एक बार सचिन क्लास से फरार, ठीक है, और जो है फरार ऑक्सिलेट पानी से प्यार हो गया, ठीक है, तो इस प्रकार से लिखना है। फिर नाचते उड़ते, ठीक है, अमोनिया इन कनाडा एंड जो है एंड कोलंबिया। आपको इतनी सी बात याद रखना है। अब एक एक करके जो है यहाँ पे याद रखते। एक और ट्रिक याद रखिएगा कि जो सबसे अच्छा डोनर होगा वो कौन सा होगा, कार्बन होगा, फिर नाइट्रोजन होगा, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर हैलाइड डोनर होता है। यस जैसे पहला क्वेश्चन पूछा 2023 का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। मैं चाहता हूं आप लोग इसका आंसर करें। सर सी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है जो बताता है कि कौन जिसका पेयर्ड होगा तो डायमैग्नेटिक होगा। सर डी होगा। ये कलर भी बताता है। कलर मैटर। अब देखो यहाँ कलर भी तो बताता है, मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया तो कलर भी बताता है। मैंने कहा स्टेबिलिटी भी बताता है, जिसकी जितने ज्यादा यानी कि क्या मैंने आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं बताई? कहोगे सर आपने सब चीज तो बताया, फिर इसका यूज कौन सा है? एक्चुअली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है ना वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में नहीं बताती, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, याद रखना। ये घुमा के थोड़ा सा पूछा था, उन्होंने सीधे सीधे नहीं पूछा। बच्चा पढ़ के जाएगा तो कहेगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो सीएफटी में आता है, तो वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। उसकी स्टेबिलिटी भी बता रहा है कि यानी कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा। वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी बताता है कि कैसे जो है जितना ज्यादा पेयर्ड होगा तो यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बता रहा है। और कलर तो आपको मैंने बताया कि वो क्या करता है, कलर को भी एक्सप्लेन कर देता है। ओके, यही वो कहता है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है कि ये जो वैल्यू है एक्सपेरिमेंट से आता है, ना कि क्रिस्टल फील्ड ने बताया था। ये उसका यूज भले हम लोग करते हैं, ना कि इसकी वैल्यू जो है क्रिस्टल फील्ड ने दी थी। ओके, बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत बताइए। क्या किसी ने कुछ पूछा? फिर से पूछ लीजिए। ओके, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है जिसका मैं इंतजार कर रहा था, आपसे सीएफएससी जो है आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, एक एक करके निकालते हैं। अब देखो कॉपर है तो कॉपर पे कितना हो जाएगा, 2+। ठीक है, कॉपर पे कितना हो जाएगा, 2+ हो जाएगा। ओके, अच्छा कॉपर 2+ है, कॉपर 29 होता है तो यानी कि 27 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर्गन 18 एंड क्या हो जाएगा, हमारे पास 29 है तो 3D7। ठीक है, पहले 3D9 होगा तभी तो यानी कि 4s0 होगा। ठीक है, यानी कि बाहर से 2 निकलेगा और यहाँ पे कितना रह जाएगा, 3D9 रह जाएगा। ओके, 3D9 है तो इसका मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, मैं एक ही में जो है सारे बनाते चले जा रहा हूँ। ऊपर में क्या आएगा, इजी, यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4 5। ऊपर में क्या आता है, इजी, और नीचे में क्या आता है, T2G। अब देखो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो सबसे पहले नीचे भरेगा, 2 2 4 2 6 2, ये भर दिया। और फिर ऊपर में कितने बच गए, 3, यहाँ पे 2 और 1। अब इसका जो है सीएफएससी आपको निकालने का फॉर्मूला पता है क्या है, 0.6 इंटू 3, क्योंकि ऊपर में कितने हैं 3, माइनस 0.4 इंटू कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 1.8 माइनस 2.4, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, 0.6 माइनस। यानी कि पहला का तो ऑप्शन कितना हो जाएगा 1। देखते हैं पहला किसमें किसमें, या तो ए होगा या तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेकंड निकालते हैं, यानी कि टिटेनियम। आप लोगों को पता होगा कि टिटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 22 होता है। ठीक है, यहाँ पे जो हमने कितना लिख दिया, 22 टिटेनियम का। और यहाँ पे टिटेनियम पे कितना प्लस है, +3 है। ठीक है, यानी कि कितना हो जाता है, आर्गन 18। ओके, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3D1 एंड 4s2, यानी कि जो 0 हो जाता, यानी कि कितना हो जाएगा, 3D1 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत बता दीजिए। ओके, अब यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो भी कहाँ भराएगा, T2G में, यानी कि कितना हो जाएगा,
सही से 0.4 माइनस 0.4 माइनस कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका हो गया ए और सर ये ए इसका। ऑप्शन अब इसी तरह से क्या करेंगे हम बाकी का, हाँ बाकी का भी निकालेंगे, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो किस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर यस सर अच्छा देखो सिमिलर टाइप का आपके पास क्वेश्चन है, आप एक बार घर पे बनाइएगा। मैं एक और छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ, जैसे ये वाला है। अब आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स फॉर लार्जेस्ट स्प्लिटिंग डी ऑर्बिटल। आप याद रखना कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा उतना ज्यादा उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी होगी, ठीक है, क्योंकि उतना ज्यादा वो क्या करेगा कि जो डिफरेंस जनरेट करता है। तो सबसे ज्यादा आपको पता है कौन सा होता है, लास्ट में क्या आता है, कनाडा एंड कोलंबो, ठीक है। तो कनाडा एंड कोलंबो में से कोई है क्या, है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आपको ये अगर जब पूछा जाएगा कि लार्जेस्ट स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है, तो आपको क्या करना है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखनी है, जिसकी जो है स्पेक्ट्रल सीरीज जो है ज्यादा हो जाएगी, वो जो है क्या हो जाएगा, उसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जैसे मान लो कि आपसे ये पूछा गया कि आपसे पूछा कि कौन जो है करेक्ट ऑर्डर है, तो हमने कहा था कि जिसकी जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा वही तो ज्यादा एनर्जी जो है करेगा। सबसे ज्यादा कौन था, आप लोगों को मैंने बताया था एक, हाँ इसका आप लोगों को पता लग रहा होगा, सबसे ज्यादा जो कोबाल्ट है, फिर क्या है EN है, NH3, फिर ऑक्सलेट है, यानी कि इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सिमिलरली आपको जो है यहाँ पे क्या करना है, बताना है कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है। आप लोगों को फिर से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखनी होगी। एक Yes, sir. बार सचिन क्लास से फरार से फरार से और ऑक्सिलेट और पानी से प्यार। और ऑक्सलेट को पानी से प्यार, ठीक है। क्या हमारा इससे में बन रहा है, क्या नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने क्या कहा था कि आप लोगों को नाचते हुए, NCS माइनस, सब पे माइनस है, यहाँ पे सिर्फ S2 पे -1 है, ठीक है। NCS नाचते उड़ते EDTA, ठीक है, नाचते उड़ते अमोनिया इन कनाडा कनाडा एंड कोलंबिया। कोलंबो कोलंबिया जो भी कहना है, ठीक है, आप लोगों को इस प्रकार से। तो सबसे ज्यादा एनर्जी देखो किसकी आ रही है, यहाँ पे NH3 यहाँ पे है, EN यहाँ पे है, एक ही है। यानी कि सबसे ज्यादा EN की एनर्जी है। तो EN sir. कहाँ पे है, B पे है, सॉरी A की एनर्जी है। फिर उसके बाद किसकी है, NH3 की, बी है B है, और फिर किसकी है, C की। तो आपके पास राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ABC, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जस्ट इन्होंने जो है अपोजिट करके लिखा हुआ है, इस प्रकार से इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको सबको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आपको ज्यादा चीजें जो है पता लगेंगी। तो नेक्स्ट क्लास में अगर किसी को कोई डाउट होगा, प्रीवियस भी कुछ क्वेश्चन दिए थे आप लोग जो जिन